हेलो वेलकम फ्रेंड्स, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं हम पिछले कुछ समय से आपके लिए सिलेबस से एलटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट उसमें दिए गए हैं, जितने भी टॉपिक उसमें दिए हैं वो सब आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इसी सीरीज में आपके लिए मैं 4 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आज इसी सीरीज में आपके लिए ये 5वां वीडियो है। अगर आपने उन 4 वीडियोज को नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा और सभी वीडियोज का आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा प्रत्येक वीडियो का, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो आज अगला टॉपिक 5वां टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता को हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक इतना अच्छा टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेते तो यहाँ से आने वाले 3-4 क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आपने अगर अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लिया तो ये आपके हाथ से जाने वाला नहीं है। दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट और कहना चाहूँगा दोस्तों, ये टीजीटी पीजीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और अगर आप सीटेट यूटेट या फिर किसी अन्य टेट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता ऐसा टॉपिक है जो आपको इन एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो आप इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद अगला वीडियो मैं इसमें अपलोड करूंगा जिसमें इससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, इसमें मैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बताऊंगा, इसके विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराऊंगा। बाकी इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि हम इसको हिंदी में व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है आप जानते हो। कोई भी संसार में ऐसे कोई भी 2 व्यक्ति आपने नहीं देखे होंगे जो किसी भी तरीके से पूरी तरीके से एक समान हो, एक जैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपने जुड़वा बच्चों को भी देखा होगा, तो जुड़वा बच्चों में भी काफ़ी सिमिलरिटीज होती हैं, लेकिन कुछ न कुछ उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो हम नहीं कह सकते कि वो 100% जो है एक दूसरे से मिलते जुलते, या फिर उनके रंग रूप गुण बुद्धि या व्यक्तित्व ये सारी चीज़ों एक जैसे वो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस का हमारी एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। हम इसके प्रत्येक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ और इसकी परिभाषा की, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं, कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इसके बारे में व्यक्तिगत विभिन्नता को के अर्थ को समझाने की कोशिश की है, इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। दोस्तों, प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी 2 व्यक्ति पूरी तरीके से एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि हमने बात की जुड़वा बच्चों का, आपको एग्जाम्पल दिया, वो भी एक जैसे नहीं दिखते, उसमें भी कई समानताएं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों में इस प्रकार की विभिन्नता को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो व्यक्तिगत भिन्नता का बहुत अधिक महत्व है दोस्तों, और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले प्रयोग करके फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन थे, तो उन गाल्टन ने इसको प्रयोग करके समझाने का प्रयास किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ डेफिनेशन दी गई थी, तो इसमें एक डेफिनेशन स्किनर के द्वारा दी गई थी। आप स्किनर को जानते होंगे। स्किनर ने कहा था कि व्यक्तिगत विभिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सके, ठीक है। ये परिभाषा दी है स्किनर ने, ठीक है। स्किनर ने कहा था कि व्यक्ति की विभिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सके, ठीक है। स्किनर ने कहा था जो ये परिभाषाएं होती हैं ये बिल्कुल जैसी कही गई हैं वैसी ही ली जाती हैं, ठीक है। इसमें हम कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी परिभाषा दी थी दोस्तों टॉयलर ने, ठीक है। टॉयलर ने कहा कि शरीर के रंग रूप आकार कार्य गति बुद्धि ज्ञान उपलब्धि रुचि अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। तो ये कहा था। यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आप लाइक करते तो हम भी मोटिवेट होते, आगे को काम करने के लिए एक एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो एनर्जी बूस्टर का काम करता है आपका एक लाइक दोस्तों। तो लाइक सबसे पहले लाइक कर लीजिए वीडियो को।
तो दोस्तों इसमें हम आगे बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की। हमने बात की यहाँ पर परिभाषाओं की, ठीक है, परिभाषाएं दी थी स्किनर और टॉयलर ने। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसकी परिभाषाएं दी है। जैसे एक जेम्स ड्रेवर थे, उन्होंने कहा कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जितनी विभिन्नता रखता है या जितनी भिन्नता रखता है, जितना डिफरेंस रखता है, उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट दिख जाएंगे तो जिन्होंने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। दोस्तों यहाँ पर ये परिभाषाएं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, कई बार एग्जाम में ये परिभाषाएं दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि ये किसने कहा था। ठीक है, इस दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसमें दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंस के प्रकारों के बारे में। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इस पर हम टाइप्स के बारे में इसमें बात करेंगे। दोस्तों देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस को हम बहुत सारे तरीके से विभाजित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नता को अनेक आधार पर बांटने का प्रयास किया है, जिसमें से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे नंबर 1 है भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर है, लिंग के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, परिवार और समुदाय के आधार पर, जाति से संबंधित आधार पर, संवेग के आधार पर, धार्मिक आधार पर, शारीरिक विकास के आधार पर, एटीट्यूड यानी कि इसको हम अभिवृत्ति के आधार पर और व्यक्तित्व के आधार पर। इतने तरीके से, इसमें से 1-2 तरीके और भी हो सकते हैं। तो इतने जो मेन तरीके हैं, इतने तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंस को बांटने का या वर्गीकृत करने का, विभाजित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो हम समझते हैं सबसे पहले भाषा के आधार पर किस तरीके से इसको बांटा जाता है। दोस्तों हम जानते हैं बहुत प्रकार के कौशल, स्किल्स हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो अन्य स्किल्स की तरह ही भाषा भी एक प्रकार का स्किल है, कौशल है। ठीक है, तो ये जो है प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अनेक अवस्थाएं पाई जाती है, हम ये भी जानते हैं। और ये विकास बालक के जन्म के बाद ही शुरू हो जाता है और इससे बालक जो है समाज, वातावरण और अपने आसपास के व्यक्तियों को देखकर उसका अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं आती हैं। इसका विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन एक निश्चित क्रम में होता है। किसका विकास? भाषा का विकास। भाषा का विकास धीरे धीरे होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। दोस्तों कोई बालक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में अधिक कुशल होता है, जबकि कुछ बालक इस मामले में उतने कुशल नहीं हो पाते हैं, उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल डिफरेंस। भाषा के आधार पर हमने देखा कि कुछ बालक में भाषा का जो स्किल होता है वो बहुत अच्छा होता है, कुछ में थोड़ा ख़राब होता है, या कुछ भाषा को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ देर से सीखते हैं। अनेक प्रकार की विभिन्नताएं आपने अपने समाज में देखी होंगी, भाषा के आधार पर देखी जाती है। उसके बाद लिंग के आधार पर दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंस आप देखते हैं। लिंग के आधार पर भी सामान्यतः हम देखते हैं दोस्तों, जो लेडीज होती हैं, स्त्रियां होती हैं, कोमल प्रकृति की होती हैं, सॉफ्ट नेचर की होती हैं। लेकिन अधिगम के या लर्निंग के क्षेत्र में अगर देखें तो बालकों और बालिकाओं में विभिन्नता नहीं होती। अगर सेम अपॉर्चुनिटी दोनों को दी जाए तो बालक और बालिकाएं एक समान परफॉर्मेंस कर सकती हैं। हमारे समाज में हमने देखा है कि लड़कियां या बालिकाएं, महिलाएं कुछ मतलब पुरुषों के मुकाबले इतने अधिक पदों पर या फिर आप कह सकते हैं क्षेत्रों में नहीं है, क्योंकि उनको मौके नहीं दिए गए। ठीक है, अगर दोनों को बराबर मौका दिया जाए तो दोनों ही अचीवमेंट बराबर अचीव कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंग के आधार पर भी देखने को मिला आपको इंडिविजुअल डिफरेंस है। जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा कठोर नेचर के होते हैं, जो स्त्रियां होती हैं थोड़ा सॉफ्ट नेचर की होती हैं। ठीक है, और स्त्रियों की जो शारीरिक बनावट होती है, तो शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है पुरुषों से थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इसमें अगर मेल पुरुषों की बात करें थोड़ा लंबे होते हैं और थोड़ा सुडौल शरीर के होते हैं, मजबूत मांसपेशियां होती हैं। लेकिन स्त्रियों में इसके मुकाबले थोड़ा सा स्त्रियों की हाइट कम होती है और बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और जो तीसरी बात है, जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनमें जो स्वभाव होता है थोड़ा सा सॉफ्ट स्वभाव होता है। ठीक है, और सहनशीलता उनमें ज़्यादा होती है। और इसी के मुकाबले अगर हम लड़कों की बात करें तो जेंडर के बेस पे अगर देख रहे हैं तो लड़कों में थोड़ा सा ये सहनशीलता और ये चीज़ें थोड़ा कम पाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटेलिजेंस के आधार पर दोस्तों। ठीक है, तो बुद्धि के आधार पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अनेक टेस्ट के आधार पर या परीक्षणों के आधार पर ये मालूम हुआ है कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक समान नहीं होती है।
ठीक है। तो बालकों में बुद्धि के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता दिखाई देती है। आपने देखा होगा कई जगह पर बालक और बालिकाओं में कुछ बालक अपनी आयु की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं और कुछ बालक अपनी आयु की अपेक्षा कम बुद्धिमान होते हैं। यानी कि कोई बालक ऐसे हैं जो 3 साल की आयु में वो चीज़ सीख लेते हैं, लेकिन कई बालक ऐसे होते हैं जो जिनकी बुद्धि इतनी डेवलप 5 साल की आयु में होने पर होती है, ठीक है। तो दोस्तों बुद्धि परीक्षण के आधार पर ये जाना भी जा सकता है, इसको ज्ञात किया जा सकता है कि कोई बालक किसी अन्य बालक से कितना अधिक बुद्धिमान है। आपने IQ टेस्ट के बारे में सुना होगा। तो विभिन्न प्रकार के परीक्षण यहाँ पर होते हैं जिनके द्वारा हम इनको जान सकते हैं। इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। दोस्तों कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें बड़े होने पर भी उनमें बचपन के जैसे गुण दिखाई देते हैं, उनकी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं हो पाती है। कुछ बालक बचपन में ही अच्छे बुद्धि के, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। तो बुद्धि के आधार पर भी यहाँ पर आपने विभिन्नताएं देखी। परिवार और समुदाय के आधार पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो परिवार और समुदाय के आधार पर भी बहुत सारे डिफरेंसेज आपको देखने मिल जाते हैं। दोस्तों अच्छे परिवार और समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों का व्यवहार सामान्यतः आपने देखा होगा अच्छा ही होता है। मानव के व्यक्तित्व के विकास पर उनके परिवार और समुदाय का हम कह सकते हैं कि स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसीलिए समुदाय के प्रभाव को व्यक्तिगत विभिन्नता से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यदि किसी समुदाय में किसी प्रकार के अपराध करने की प्रवृत्ति होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, तो इसका कुप्रभाव उस फैमिली के, उस कम्युनिटी के बच्चों पर भी पड़ता है, ठीक है। अगर आर्थिक सामाजिक स्तर और बुद्धि लब्धि का संबंध की बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो परिवार की स्थितियों के आधार पर और ये सारी जिस पारिवारिक परिदृश्य से, जिस पृष्ठभूमि से बच्चे संबंधित होते हैं, उसके आधार पर भी विभिन्न प्रकार के बच्चों में ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर कोई इंटेलिजेंस फैमिली से है, कोई सभ्य समाज या कोई ऐसे परिवार से है जहाँ पर अपराध और इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहते हैं बच्चे, तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों में आमतौर पर साधारण तरीके से, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इससे संबंधित होती हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जाति से संबंधित। तो जाति से संबंधित भी यहाँ पर आपको व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिल जाती है। समाज में जाति और नस्ल संबंधी अनेक डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें दूर करने के लिए व्यक्ति को जो रूढ़िवादिताएँ होती हैं और पूर्वाग्रह होते हैं और पूर्व धारणाएँ होती हैं, ठीक है, और नेगेटिव एटीट्यूड जो होता है, इनसे हटकर सोचने की ज़रूरत होती है। इस तरह की जो सामाजिक एकता बनाए रखने में आपके अड़चन पैदा कर सकते हैं, एक बाधा का कार्य कर सकते हैं। तो जाति से संबंधित भी यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। अगर कोई मतलब विभिन्न प्रकार की जातियों से संबंधित होते हैं, उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। धर्म के आधार पर जाति को हम अगर सिर्फ जाति ना लेकर हम उसको थोड़ा रिलीजन में भी चले जाते हैं। तो अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मोमडन है, तो उन सभी में आपको आसानी से जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर विभिन्नताएं देखने को आप आसानी से देख सकते हैं, मिल जाएंगी आपको, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर भी विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद संवेग के आधार पर यानी कि इमोशंस के बेस पर भी यहाँ पर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो संवेगात्मक विकास जो है अनेक बालकों में यानी कि डिफरेंट बालकों में डिफरेंटता के लिए डिफरेंटता प्रदर्शित करता है और डिफरेंस से प्रदर्शित करता है, विभिन्नता प्रदर्शित करता है। जबकि ये भी सही है कि मोटे मोटे तौर पर जो संवेगात्मक विशेषताएं होती हैं तो वो बालकों में एक समान पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन प्रत्येक बालक के इमोशंस अलग होंगे, ठीक है। कुछ बालक ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, कुछ शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा अपने आप को मजबूत रखने की प्रवृत्ति के होते हैं। तो हम कह सकते हैं संवेगों के आधार पर भी बहुत ज़्यादा बच्चों में डिफरेंसेस या लोगों में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब धार्मिक आधार पर दोस्तों मैंने इससे जाति को जब बताया था, धार्मिक आधार पर भी हमने इसमें डिस्कस कर ली थी। उसके बाद शारीरिक विकास के आधार पर अगर डिस्कस करें तो शारीरिक विकास के आधार पर भी यहाँ पर काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है दोस्तों। शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएँ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। शारीरिक विभिन्नता में आप देख सकते हैं किसी का रंग है, उनका रूप, आकार, भार या उनका किसी की कद के बारे में या शारीरिक गठन
है, लिंग भेद, शारीरिक परिपक्वता, फिजिकल मैच्योरिटी आदि के इन बहुत सारे कारण हैं, जिसकी वजह से आप शारीरिक विकास के आधार पर भी कह सकते हैं कि व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो अब किसी को भी आप देख के बता देंगे कि 2-3 लोग सामने एक साथ खड़े हैं तो उनमें प्रत्येक में शारीरिक रूप से अनेक विभिन्नताएं पाई जाएंगी। हम कह सकते हैं कि जो शारीरिक विकास के आधार पर भी विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस को भी बांटा जा सकता है। एटीट्यूड या अभिवृत्ति के आधार पर दोस्तों, अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता को भी बांटा जा सकता है। सभी बालकों की अभिवृत्ति एक समान नहीं हो सकती है, सभी का एटीट्यूड एक समान नहीं हो सकता है। ठीक है, और सभी बालकों की रुचियाँ, इंटरेस्ट भी एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, पढ़ाई के प्रति कोई बालक अधिक रुचि लेता है तो किसी में ये उसकी अपेक्षा बहुत कम देखने को मिलता है। और इसके बाद जो है हम बात करते हैं व्यक्तित्व के आधार पर, पर्सनालिटी के आधार पर। दोस्तों देखिए, व्यक्तित्व भी प्रत्येक बच्चे का या बालकों का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सभी में ये एक जैसा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व के आधार पर जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कुछ बालक अंतर्मुखी होते हैं और कुछ इसी के अपेक्षा बहिर्मुखी होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने पर उसकी योग्यता से प्रभावित हो या ना हो, लेकिन उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। इसी संबंध में दोस्तों टॉयलर ने कहा है कि संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। तो हम कह सकते हैं तो व्यक्तित्व के आधार पर भी यहाँ पर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व अलग होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। ठीक है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता उत्पन्न होती है वो किस कारण से हो सकती है या फिर इसके क्या क्या कारक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हेरिडिटी दिया गया है। तो हेरिडिटी के अंतर्गत आप हेरिडिटी को वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम के आधार पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि व्यक्तिगत विभिन्नता आ सकती है। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारे अंदर गुण होते हैं वो हमारे माता पिता के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं, हमारे पूर्वजों से हम में ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति में जो कैरेक्टर हैं वो अपने माता पिता, अपने पूर्वजों से आते हैं। तो वंशानुक्रम जो होता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है दोस्तों। इसके कारण व्यक्ति का मानसिक विकास के अंतर्गत आप डिस्कस कर सकते हैं बुद्धि को, चिंतन को, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, व्यवहार, बिहेवियर, संकीर्ण सोच या फिर इसी तरह की विभिन्न सारी चीज़ों को। और इसका शारीरिक विकास के अंतर्गत आप इसकी लंबाई है, शरीर का रंग है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा कि हेरिडिटी के आधार पर इनमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई गई। अगर कोई बुद्धिमान, किसी के पूर्वज बुद्धिमान रहे हैं या कुछ बेहतरीन बैकग्राउंड से हैं तो उनकी झलक आपको उनकी संतानों में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर कोई अपराधी फैमिली से है तो उसी कुछ न कुछ थोड़ा नेचर उसका ये संभावना रहती है कि उसके बच्चों में वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद लंबाई, शरीर और रंग आपको पता ही है, ये वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। तो ये विभिन्नता भी जो है उनके पूर्वजों से उनमें आ जाती है, जिससे कि ये विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, समाज में। उसके बाद एनवायरनमेंट दोस्तों, एनवायरनमेंट हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ के परिवेश से इंसान कुछ न कुछ अपने मतलब उसको अडॉप्ट कर लेता है कोई भी चीज़ों को। ठीक है, तो वातावरण और परिवेश जो है हम कह सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के कारकों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों इसके आधार भी बालकों में अंतर पाया जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार का पारिवारिक या सामाजिक वातावरण होगा, बालक के व्यक्तित्व का विकास भी वैसा ही होगा। ठीक है, जैसा वातावरण और जैसा माहौल, जैसा पर्यावरण, सामाजिक वातावरण मिलता है, वैसा ही बालक का विकास भी होता है। दोस्तों वातावरण के माध्यम से ही बालकों का सामाजिक या फिर मानसिक, सांस्कृतिक ये सारी चीज़ें विकसित होती हैं। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंस को इफेक्ट करते हैं और बालक पर भी सभी प्रकार के वातावरणों का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक या फिर किसी भी सांस्कृतिक वातावरण से ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो है एनवायरनमेंट का भी हमने समझा, यहाँ पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से व्यक्ति विभिन्नता आती है। तीसरा एज और इंटेलिजेंस है दोस्तों। एज और इंटेलिजेंस का भी व्यक्ति विभिन्नता पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि हम कह सकते हैं एज और इंटेलिजेंस यानी कि आयु और उम्र के
आयु और इंटेलिजेंस बुद्धि के आधार पर भी जो है व्यक्ति विभिन्नता उत्पन्न होती है। यानी कि हम कह सकते हैं आयु और बुद्धि भी व्यक्ति विभिन्नता का कारण है। दोस्तों, आयु और बुद्धि बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास भी होता रहता है। इसके साथ इस विकास के कारण उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में ये डिफरेंस दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धि के कारण भी बालकों में अंतर होता है। अनेक व्यक्ति जो है अलग अलग बुद्धि के होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से समाज में, जिसके कारण समाज में व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है। उसी के बाद अगर हम एज की बात करें तो विभिन्न प्रकार की एज में जाने पर विभिन्न बहुत सारी विभिन्नताएं आती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं और ये सारी मतलब एज और इंटेलिजेंस के आधार पर भी इंटेलिजेंस भी क्या करती है, व्यक्ति विभिन्नता को निर्धारित करती है, यानी कि उसका कारण बनती है। उसके बाद मैच्योरिटी है दोस्तों, परिपक्वता यहाँ पर है। जितने परिपक्व और आती रहती है इंसान में उतने चेंजेस देखने को मिलते हैं और इससे भी जो है समाज में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, कौन कितना परिपक्व है। कुछ लोग ज़्यादा परिपक्व होते हैं। एज आपकी 50 है लेकिन आप परिपक्व नहीं हैं उसके आधार पर, या आपकी एज 20 है, आप 20 की एज के हिसाब से परिपक्व नहीं। एक व्यक्ति 15 का है लेकिन वो आप 20 के एज के व्यक्ति से ज़्यादा परिपक्व है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिल गए आपको मैच्योरिटी के बेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंसेस आपको मैच्योरिटी के बेस पे, यानी कि मैच्योरिटी भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बनती है। उसके बाद जेंडर डिफरेंसेस दोस्तों, जेंडर डिफरेंसेस यानी कि आपको लैंगिक विभिन्नताएं भी यहाँ पर व्यक्ति विभिन्नता का कारण बन जाती है। ठीक है, इसके कारण लैंगिक विभिन्नताओं के कारण भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। लड़कियों का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो लड़कों की अपेक्षा पहले हो जाता है। आपने देखा होगा जब जो अगर 15 साल का लड़का है और 15 साल की लड़की है तो दोनों का शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है और लड़कियों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा थोड़ा जल्दी हो जाता है, थोड़ा पहले हो जाता है। शारीरिक संरचना के आधार पर भी लड़के और लड़कियों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। इस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस जेंडर भी क्या करता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण हो जाता है। दोस्तों, इतनी चीज़ें हमने समझी व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने वाले कारक या फिर उनके कारण, जिन कारणों की वजह से व्यक्तिगत विभिन्नता समाज में देखी जाती है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की क्या क्या विधियां हैं। हम किस तरीके से जान सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ पर मतलब व्याप्त है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले कई सारे टेस्ट होते हैं जिनके आधार पर हम जान सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है कहाँ पर कितनी है और या फिर क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले इसमें इंटेलिजेंट टेस्ट है, विभिन्न कारणों से हम जान सकते हैं, जिसमें अचीवमेंट टेस्ट है, उपलब्धि परीक्षण, इमोशन टेस्ट है, इमोशन टेस्ट है, जिसमें संवेग परीक्षण जिसको कहते हैं, अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट है और अभिवृत्ति परीक्षण है। दोस्तों इसमें एटीट्यूड टेस्ट है और व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट है। तो दोस्तों इतने टेस्टों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति विभिन्नता को। दोस्तों अगर बुद्धि परीक्षण की बात करें तो बुद्धि के आधार पर बालकों में स्पष्ट रूप से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बुद्धि मापकर हम व्यक्तिगत विभिन्नता को भी माप सकते हैं। वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने बहुत तरीके के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया है। सामान्यतः हम देखते हैं कि बुद्धि परीक्षणों के जो अंक प्राप्त होते हैं बुद्धि परीक्षणों के आधार पर, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात से हम कर सकते हैं। आईक्यू टेस्ट जो आप करते हैं तो बुद्धि लब्धि के आधार पर हम स्पष्ट रूप से बालकों की बौद्धिक विभिन्नता के आधार पर अध्ययन करके इन सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। तो हमने इतनी चीज़ समझा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट दोस्तों यहाँ पर बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण शैक्षिक उपलब्धि भी होती है। हम कह सकते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि को मापकर हम इंडिविजुअल डिफरेंस की मात्रा का अनुमान भी लगा सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम देखें तो अलग अलग विषयों में शैक्षिक उपलब्धि की जो माप होती है तो उसके लिए अलग अलग परीक्षण बनाए गए हैं, अलग अलग टेस्ट भी बनाए गए, जिनके आधार पर हम छात्रों में शैक्षिक उपलब्धि के विचार से होने वाली इंडिविजुअल डिफरेंस का मेजरमेंट भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो हमने देखा उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट से भी हम जान सकते हैं व्यक्तिक विभिन्नता को। उसके बाद संवेग परीक्षण है दोस्तों, इमोशन टेस्ट है। तो इमोशन टेस्ट से भी इसकी भी बहुत सारी युक्तियां हैं जिसके आधार पर हम जो है जान सकते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता जो है कितनी कहाँ पर व्याप्त है। ठीक है। तो हम देखते हैं कई बालक ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ बालक कम होते हैं, इसके आधार पर भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं। विशेष परीक्षणों और उपकरणों के माध्यम से बालकों की जो संवेगात्मकता होती है उसके लेवल को हम माप सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कौन सा बालक संवेगात्मक रूप से कितना स्थिर है, कितना स्टेबल है, और कौन सा बालक इमोशनली जो है कितना कमज़ोर है। ठीक है, ये हम जान सकते हैं। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं दोस्तों। एप्टीट्यूड टेस्ट में मनोवैज्ञानिकों ने कई तरह की एप्टीट्यूड टेस्ट को बनाया है या उनके बारे में बात की है। दोस्तों इस टेस्ट से ये जाना जा सकता है कि बालकों में कौन सी अभिक्षमता या एप्टीट्यूड के विचार से कितनी कितनी डिफरेंसेज हैं। इसका विशेष लाभ शिक्षकों को होता है, टीचर्स को इसका विशेष लाभ होता है, और टीचर उसी के अनुसार इस एप्टीट्यूड के अनुसार बच्चे को शिक्षण देते हैं या फिर बच्चे को पढ़ाते हैं और उसको मतलब एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बालकों के व्यक्तित्व में जो है शील गुणों में स्पष्ट भिन्नता होती है। शील गुण किसे कहते हैं? यहाँ पर हम शील गुण एक नया शब्द आया। ठीक है, शील गुण को हम अर्जित गुण भी कह सकते हैं। ठीक है, शील गुण वो गुण होते हैं जिनको हम समाज से अर्जित करते हैं। ठीक है, तो शील गुण क्या होते हैं? अर्जित गुण होते हैं। तो इन शील गुणों में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं जिसका अध्ययन विभिन्न तरीके के व्यक्तित्व परीक्षणों के आधार पर आसानी से किया जाता है। दोस्तों इन परीक्षणों के माध्यम से ये जो है बहुत आसान तरीके से जाना जा सकता है कि एक व्यक्ति या कोई छात्र के शील गुणों में किसी दूसरे छात्रों और उनके व्यक्तित्व के शील गुणों से कितनी ज़्यादा और कितनी कम मात्रा में डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इसके लिए भी बहुत सारे परीक्षण होते हैं। तो हमने देखा कि व्यक्तित्व विभिन्नता को जानने के लिए हम बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, संवेग परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण जैसी युक्तियों या फिर विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला इंडिविजुअल डिफरेंस के क्षेत्रों में इंडिविजुअल डिफरेंस जो शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या ये कारगर होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यक्ति विभिन्नताएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके के महत्वपूर्ण स्थान रखती है आप ये समझते ही होंगे। कोई भी एजुकेशन है वो छात्र के लिए होती है। अगर हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का अच्छा नॉलेज होगा, हम प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरतों को, उसकी आवश्यकताओं, उसको रुचियों को, उसकी अभिवृत्तियों को, इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रख के टीचिंग करेंगे तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस का नॉलेज हमें होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में भी। ठीक है, इसको हम अप्लाई फिर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्यतः हमने इसको दो प्रकार से बांटा है, एक तो शिक्षा के स्वरूप में और दूसरा पाठ्यक्रम का निर्धारण के लिए। दोस्तों मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि बालकों की रुचियाँ, उसके इंटरेस्ट, क्षमताएँ हैं, चाहे योग्यताएँ हैं, ठीक है, तो इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनमें अंतर होता है और सभी बालकों के लिए समान शिक्षा का आयोजन करना उचित नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम जानते हैं कि सभी बालकों में एक जैसी क्षमताएं, अभिक्षमताएं, रुचियाँ, उनकी योग्यताएं, बुद्धि, ये सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती तो फिर हम उनके लिए एक जैसी शिक्षा का प्रावधान क्यों करें। ठीक है, उनके लिए अनेक विभिन्न प्रकार के मेथड्स पढ़ाने के लिए होने चाहिए और बहुत मतलब हर चीज़ का एक अलग अलग जो है तरीके से आयोजन होना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंदबुद्धि, पिछड़े हुए बालक और शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए अलग अलग विद्यालय में अलग अलग प्रकार की टीचिंग की व्यवस्था और उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों और विद्यालय के मैनेजमेंट को कक्षा के क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करता है, सहायता करता है। ठीक है, और कक्षा का आकार तय करने में भी व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान विशेष हेल्पिंग होता है।
तो यहाँ पर हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरा, पाठ्यक्रम के निर्धारण में दोस्तों, अगर पाठ्यक्रम का निर्धारण भी बच्चों के डिफरेंसेस के आधार पर ही होना चाहिए। पाठ्यक्रम के निर्धारण और विकास में भी व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रमुख भूमिका होती है दोस्तों, पाठ्यक्रम के विकास में और पाठ्यक्रम के निर्धारण में। बालक की आयु हो, कक्षा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग प्रकार की पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है और जो किया भी जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो बच्चों की पुस्तकें, जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा जो प्राइमरी या फिर उससे छोटे या फिर 8th क्लास से कम के जो बच्चे होते हैं, तो उनकी किताबों में, उनके सिलेबस में जो भी कंटेंट, जो कॉन्सेप्ट या जो भी प्रकरण होते हैं, उसमें अधिकतर आपको चित्र देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो चित्र क्यों होते हैं? उन बच्चे चित्रों के माध्यम से देखकर सीखते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बड़ों की किताबें देखेंगे तो वहाँ पर आपको चित्र बहुत कम देखने को मिलेंगे या नहीं देखने को मिलेंगे। छोटे बच्चों के किताबों में चित्र होते हैं और उनको रंगीन करके बनाया जा रहा होता है। जैसे बच्चों को एप्पल पढ़ाना है, एप्पल के बारे में बताना है, तो वहाँ पर एप्पल बच्चों को बनाकर दिखाया जाता है और एप्पल ऐसा होता है, जो भी बच्चे हैं वो एप्पल को देखकर आसानी से समझ लेते हैं कि ये एप्पल है। ठीक है, और उसके रंग के बारे में, इन सारी चीज़ों को, ये यानी कि पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी हमने कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखा जाता है, जिसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने थोड़ा समझी इसके बारे में। और बालकों के निर्देशन में भी, इंस्ट्रक्शन में भी इंडिविजुअल डिफरेंस की जो है एक विशेष भूमिका होती है दोस्तों। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों को, टीचर्स को बालकों के फिजिकल जो दोष होते हैं, जो कमी होती है, उनको समझने में भी हेल्प करता है और इसे ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के लिए विशेष प्रकार की जो शिक्षा की व्यवस्था होती है उसको करने के लिए भी सक्षम यहाँ पर बनाता है, यानी कि उसकी व्यवस्था भी कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या क्या महत्व है, शिक्षा के स्वरूप में उसका महत्व है और पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व है। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हमने जितना भी इम्पोर्टेंट यहाँ से हो सकता था हमने डिस्कस कर लिया इसके विभिन्न पहलुओं को। शॉर्ट में वीडियो है, इसमें मैंने ज़्यादा कहानी रामायण नहीं लिखी है और मैंने ये इसको बिल्कुल सटीक तरीके से और जितना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी तरीके से हमने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ वो बता दें, कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा है और कौन सी कमी इसमें रही है, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ में इस कमी को दूर कर सकूं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और बाकी लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। बाकी टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में इसके MCQs आपसे डिस्कस करूंगा, जितने भी यहाँ से इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो आपको पता ही है, MCQs हम इस टॉपिक से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं दोस्तों। धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद।